किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और आज की वीडियो आप सभी आलू उत्पादक किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार और महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको आलू की ए से जेड तक की जानकारी मिलने वाली है, जो शुरुआत से लेकर अंतिम चरण तक की होती है। तो मेरे साथ में आज जो है कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, जो कि आप लोगों को आलू से संबंधित सारी जानकारियां प्रदान करेंगे कि 30 से 35 दिन पर किस तरीके का आप लोगों को दवाइयां यूज़ करनी है, 35 से 45 दिन पर कितनी करनी है, 45 से 70 दिन पर क्या करना है, या कोई रोग आ जाता है या जड़ गलन की समस्या बन जाती है, या कोई जो है हानिकारक कीड़े का प्रकोप जो है बढ़ जाता है, तो ऐसे में किस तरीके से आप उनकी रोकथाम करके आलू के अच्छा प्रोडक्शन जो है ले सकते हैं, एक अच्छी लहलहाती फसल जो है आप लोग जो है अपने खुदाई के माध्यम से ले सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, अपना थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रताप चौधरी है और मेरा कृषि लाइन में जो एक्सपीरियंस है 20 साल पुराना एक्सपीरियंस है, और मैं लगभग प्रत्येक बीमारी से, प्रत्येक फसल से रूबरू हूँ। और मेरे को जितने भी कस्टमर हैं दुकानों पर जाते हैं, दवाइयों से लेकर के पौधा लेके गए, वहाँ पर गए और उन्होंने पोता बांध दिया, ये सब से मैं किसान को छुटकारा जाना चाहता हूँ, जिससे कि किसान का कम पैसा लगाने के बाद में भरपूर पैदावार मिल सके। डॉक्टर साहब, एक बात आती है कि अब जो है फसल का एक सीज़न जो है अब शुरू हो गया, और इस समय पर दुकानदारों की जो है नुमाइश जो है शुरू हो गई। कुकुर मुत्तों की तरह जो है गलियों में जो है घूमना जो है केमिस्टों का जो है शुरू हो गया। तमाम क्योंकि इस समय पर किसान को अच्छा प्रोडक्शन चाहिए, और वो उसके लिए मतलब पूरा सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। अब आप किस तरीके से किसानों को गाइड करना चाहेंगे, किस तरीके से बताना चाहेंगे, ज़रा बताइए। ऐसा है, कुकुरमुत्तों की तो दुकान खुली हुई हैं, हर चौराहे पर, हर गली में, हर गांव में लगभग दुकान खुल चुकी हैं। उनको ये पता नहीं है कि ABCD क्या होता है, किस में क्या लगाएंगे, इससे क्या बेनिफिट होगा। इस समय मेन प्रॉब्लम चल रही है आलू में। जैसे ही पहला पानी लगा रहे हैं किसान भाई, उसके बाद में मिर्च के से पौधे बनते जा रहे हैं, और वो क्या है, पौधा लेकर के दुकान के पास जा रहे हैं। दुकानदार उनको क्या है, 10 तरह की दवाई बांध रहा है और मोटे पैसे उसमें कमा रहा है। किसान का क्या है, उस 10,000 की दवाई को लगाने के बावजूद भी कोई भी असर नहीं है किसी प्रकार का। इसीलिए मैं किसानों के बीच में आज आया हूँ आप लोगों के सहयोग से। तो मैं आज आपके सहयोग से बात करूँगा किसानों हक की। ये सबसे पहले ये मिर्च के से पौधे बन रहे हैं, कोई इसको वायरस बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ दवाई लगवा रहा है, पर लेकिन जो इसका मेन असर आ रहा है ना, वो क्या है, प्रोपिनेप 70% आता है, कई कंपनियों का आता है, और किसान भाई देख करके ही उसको लगाएं। उसके साथ में अन्य फंजीसाइड, अन्य इंसेक्टिसाइड भी लगा सकते हैं। उसको लगाने से सबसे मेन पौधों की जो पत्तियां हैं वो खुलेंगी, प्रकाश संश्लेषण अच्छा होगा, पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है, पौधे में ट्यूमर बनने की संख्या ज़्यादा हो जाती है उसमें, पहला। दूसरा क्या है कि बहुत से किसान जो है यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा लगाते हैं। मैं उनसे कहूँगा कि एकड़ में 1 बैग लगा रहे हैं बहुत है, उससे ज़्यादा न लगाएं। उसके साथ में बहुत सारे मैक्रोन्यूट्रेंट आते हैं, बहुत सारी जैम आती हैं, पर लेकिन जो जैम लगाएं, माइक्रोराजा लगाएं या ह्यूमिक लगा रहे हैं या जो भी लगा रहे हैं, वो अच्छी कंपनी का ही लगाएं। घटिया के चक्कर में, सस्ते के चक्कर में न पड़ें, नंबर 1। नंबर 2, ट्यूमर बनने के बाद में क्या होना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, जिससे कि लगभग ट्यूमर जो है सब बराबर आएँ। उसमें जैसे कि PI का ह्यूमिसोल आता है, अन्य कंपनियों के कई कंपनियां हैं, उनका टॉनिक हैं। ये देखो, ये है PI का ह्यूमिसोल। इसमें क्या है, ह्यूमिक एसिड 18% है और फॉल्विक एसिड है 1.5%। ये क्या है, ट्यूमरों को सबको एक समान लेके चलेगा। ऐसा नहीं है बहुत सारे बड़े हो गए और बहुत सारे बहुत छोटे हो गए, ठीक है। एक ये टॉनिक है ख्याति बायोटेक का। इसमें क्या है, लगभग सारे माइक्रोन्यूट्रेंट्स होते हैं, जिससे कि पौधे को जो ज़रूरत है, जो आपने माइक्रोन्यूट्रेंट नहीं दिया है, जो प्रोडक्ट नहीं दिया है उसमें, उसकी ये पूर्ति करेगा आपको। ये है, आप कोई भी दवाई लगा रहे हैं उसके साथ में इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे क्या है कि ठंड का समय होता है, कोहरा होता है, उससे क्या है कि ये दिक्कत नहीं आएगी कि दवाई बह गई जी, दवाई ने हमारा काम नहीं किया। ये क्या है कि स्टिकर है और ये पौधे की तह पर तुरंत चिपकाएगा और पूरा असर दवाई का होगा।
इसका बेनिफिट क्या रहता है? इसका बेनिफिट ये है कि दवाई के पौधे के एक पत्ते पर या दो पत्ते पर दवाई पहुंचती है, तो वो पूरा सिस्टमेटिक तरीके से पूरे में दवाई पहुंच जाती है। जड़ों तक पहुंच जाए। जी हाँ, ये प्रोडक्ट है सारथी के नाम से। इसमें अमीनो एसिड 90% है। जब आलू फूलने लगता है, किसान भाई लास्ट में आकर के 50 टन के आसपास बोलते हैं कि जी हमारा अब आलू पर तो पूरा ट्यूमर तो पूरे बन चुके हैं, अब इसको फुलाना है। तो इसका अलावा 200 से 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से यूज करेंगे तो पैदावार में बहुत इजाफा होता है। तो डॉक्टर साहब ये किस काम में आता है? ये तो बेल्डामाइसिन। बेल्लामाइसिन है ये। इसका क्या है, ये एक एंटीबायोटिक में काम करता है। जैसे कि किसी कोई प्रॉब्लम है, कोई सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, फंजीसाइड दे रहे हैं, उसके साथ इसको लगाएंगे ना, ये जड़ तक पूरा काम करेगा। यानी कि जो हानिकारक जो केमिकल का रिएक्शन होता है उसे ये कम कर देता है। हाँ, उसमें भी असर करता है इसका। और जो भी आप दवाई लगाएंगे, कॉन्टैक्ट हो या सिस्टमेटिक हो, फंजीसाइड, उसके साथ लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और प्रोडक्ट है बाविस्टान, ये इसका क्या है? बावास्टीन, इसमें कार्बनडाइजिम होती है। जो टेक्निकल इसके अंदर होता है, बावास्टीन कार्बनडाइजिम होता है। इसका क्या है, जैसे कि लोग मोस्टली एम्पैथाइज का स्प्रे करते हैं आलू में, ठीक है। खाली एम्पैथाइज ना करके इसके साथ में अगर करेंगे तो कोई भी फंजीसाइड यानी अर्ली ब्लाइट वगैरह है, उसके चांस बहुत कम हो जाते हैं। यानी कि जो अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है, उसके काम उसके चांस कम हो जाते हैं। अब बात आती है कि किसान जो हैं, मतलब शीतकालीन ये फसल होती है। जी। अभी तो गर्मी ज़्यादा है जी। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मौसम करवट बदलेगा, ये निश्चित है। जब करवट बदलेगा तो एक तो जो ह्यूमिडिटी है, जो वातावरण में जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा है। फिर किसान जो हैं उसमें जो है सिंचाई कर लेते हैं, प्रकाश पूरी रूप से ज़मीन पर नहीं आ पाता है, तो जो पानी लगाया है वो जो है 10-10, 15-15 दिन तक उसमें जो है नमी बनी रहती है। और नमी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि या तो पानी ज़्यादा लग जाता है, किसान जानबूझ कर तो नहीं लगाते, गलतियाँ हर किसान से हो जाती हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि किसान जो है ज़्यादा यूरिया डाल लेते हैं, तो उनके बीच में एक समस्या आ जाती है जड़ गलन की। और जड़ गलन एक ऐसी समस्या है जिससे किसान जो है काफ़ी हर वर्ष जो है प्रभावित रहते हैं। इसके लिए क्या टेक्निकल किसान जो है इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं सबसे पहले किसान भाइयों से एक अपील करूंगा कि पानी जो भी लगा रहे हैं आप, पानी कम से कम लगाएं, जितनी आवश्यकता हो उतना लगाएं। अगर पानी ज़्यादा लग भी रहा है तो आप यूरिया डालते हैं, यूरिया के साथ में सल्फ़र आता है 80% WTG, आप इसका इस्तेमाल करें। इससे क्या है, ये भी एक फंजीसाइड है, फंगस से भी रोकेगा, प्लस आपकी जो मात्रा पानी की एक्स्ट्रा है जिससे नुकसान होने वाला है उसको भी कंट्रोल करेगा, ठीक है। अगर इससे भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो आप उसमें स्प्रे कर सकते हैं, तो इससे जो है कंट्रोल में। हाँ, वैसे इससे कंट्रोल आ जाएगा। अगर नॉर्मल है, सरसों में भी अगर दिक्कत है तो सरसों में मोस्टली इसको यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर इससे भी नहीं आ रहा है तो थाइफ्रेट मिथाइल 500 ग्राम पर एकड़ की स्प्रे करें आप। यानी थाइपोफेनाइट मिथाइल किसी की भी ले सकते हैं या कि ये अगर रोको मिल जाए बायोस्टेट की तो ये सबसे ब्रांड है, इसका इस्तेमाल करें। अगर ये न मिले तो फिर कोई भी ले सकते हैं, विकल्प में तो कुछ भी ले सकते हैं फिर आप। रोको का ज़्यादा अच्छा रिजल्ट बता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसानों की ब्रांड है, पसंद है। और डॉक्टर साहब, ये सारा जो है हमने देख लिया शुरुआत से लेकर अंत तक का। अब बात आती है कि सभी किसानों ने जो है अच्छा वो ले लिया। अब किसानों की बात में आती है नंबर ऑफ ट्यूमर्स का विकास, ग्रोथ यानी फुलाव। आलू का फुलाव कैसे हो और आलू पे चमक, शाइनिंग, क्योंकि मंडी में आलू जो है चमक से बिकता है, ना कि आलू तो सभी करते हैं लेकिन चमक ज़्यादा होती है। तो ऐसे में किसानों को कितने दिन पर कौन कौन से जो है NPK लगानी चाहिए? ऐसा है, लगभग 50 दिन के बाद में 52-34 इसको लगाएं। और हो सकता है तो पोटास, बायो पोटास में आती है, लिक्विड में आती है, कई कंपनियों की आती है, अच्छी कंपनी की आप इसका स्प्रे करेंगे। उससे क्या है, वजन भी बढ़ेगा और उसमें चमक भी आती है और साइज भी मेंटेन करता है उसको। आप किसी भी फसल में, आलू में नहीं, किसी फसल में आप पोटास लगाइए लास्ट टाइम पर जब आपका दाने में दूध बनने वाला हो या दूध स्टार्टिंग हो रही हो बाली की या आलू में फूलने वाला हो, उस समय लगाइए, आपको ज़रूर रेस्पॉन्स मिलेगा उसका। अब जो है मैं क्रम वाइज पूछ लेता हूँ कि NPK जो शुरुआती जो स्टेज होती है, तो NPK कितनी कौन कौन से आते हैं जो किन किन दिन पे जो है लगते हैं? सबसे पहले स्टार्टिंग होती है 19-19-19 की। ये कितने दिन पे लगते हैं? ये लगभग 1 महीने से और 2 महीने तक इसको लगा सकते हैं। इसमें क्या है,
नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तीन होती है। ये क्या है कि पौधे की ग्रोथ करने के लिए ज़रूरी होता है। ऐसे कितनी मात्रा में किसानों को लगाना है? स्प्रे कर रहे हैं तो 1 किलो एकड़ का इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे कौन सा एनपीके आता है, कितने दिन पे लगता है? दूसरा आता है 05234, उसमें क्या है फास्फोरस और पोटास 2 की मात्रा होती है, उसमें नाइट्रोजन नहीं होती है, क्योंकि उस समय जब लगाते हैं ना 50 दिन के बाद में, जब उसमें लगभग उसकी ज़रूरत नहीं होती, 50 से 60 दिन के अंदर उसको लगाते हैं। अगर हम लास्ट टाइम पे लगा रहे हैं उसको 60 क्रॉस करने के बाद लगा रहे हैं हम, अगर पोटास की मात्रा तुम्हें लग रहा है पोटास की कमी नहीं है हमारे खेत में, तो 0050 आता है। जो भी आप बताएं। हाँ हाँ। अच्छा, अब बात आती है इन सबको लगाने के बाद में, ये आपने दिखाया, मेरा एक दिमाग घूम रहा है जी क्योंकि किसान जो हैं इस समय पर फर्टिलाइज़र्स का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हम नाइट्रोजन है, यूरिया लगभग जो है, अगर हम देखें ना तो उसकी जो है क्वांटिटी 45 किलो की कर दी है गवर्नमेंट ने, और उसमें 27% नाइट्रोजन होता है एक बैग में, जो 45 किलो की है। लेकिन उसको मिलता पौधे को केवल 7% है, बाकी ये उसमें गैस बन के उड़ जाता है। अब जी मैं थोड़ा मेरे सुन लीजिए। और दूसरा कि जो किसान जो हैं डीएपी, जैसे आप फास्फोरस के नाम से भी जान रहे हैं और आप बता रहे हैं, तो मेरा सवाल दरअसल ये है कि किसानों को जो ट्रिचिंग करके डाल रहे हैं, जो हाथों से बिखराव कर रहे हैं, उसकी जगह पर यदि डीएपी हो या एनपीके या जो है यूरिया, अगर इसका लिक्विड फॉर्म में यदि पौधों पर इसका फॉलियर स्प्रे करें तो ट्रीचिंग से बढ़िया रिजल्ट जो है इसका लग सकता है। क्योंकि अगर ये फॉलियर स्प्रे इस पे पौधे पर करेंगे तो पत्ते पर गिरेगा, तो पत्ता तुरंत ही उसे एब्जॉर्व करेगा, और एब्जॉर्व करने के बाद में उसका मतलब उसका अच्छा विकास होगा। इस बारे में थोड़ा बता दीजिए। सरकार भी इसका विकल्प निकाल रही है। आप देख रहे हैं नैनो डीएपी, नैनो यूरिया जो लिक्विड वाले दे रहे हैं, अगर आप उसकी स्प्रे टाइम से कराते हैं, जैसे पौधे को आवश्यकता है, उसका भी बहुत बेनिफिट मिलता है। आप एक बताओ, इस बार काला बाजारी हुई है डीएपी की, 1718 पर बैग बिका है, ठीक है। उसको न लेकर के आप जो मिल गया आपको एनपीके जो भी जिसे बो दिया, अब आप उसमें अगर स्प्रे करते हैं नैनो डीएपी की, तो आपको डीएपी की जो वो है कमताइश है वो पूरी हो जाएगी, उससे कोई यील्ड में कोई अंतर नहीं आएगा किसी प्रकार का। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि कई किसान जो है लिक्विड डीएपी या लिक्विड यूरिया, इन दोनों को कभी-कभी जो है, जैसे कि अभी आपने जो प्रोडक्ट बताए ना, थाइफोफेनाइट मेथाइल है या सल्फर है या कोई भी जैसे M45 वगैरह, इनके साथ में लगा देते हैं, और लगाने के बाद में फिर जो है फसल जो है पूरी तरीके से चौपट हो जाती है। क्या डीएपी, नैनो डीएपी जो लिक्विड फॉर्म में है, उसके साथ में अन्य दवाओं का प्रयोग किसान कर सकते हैं? क्योंकि सवाल बहुत आते हैं, क्या हम ये कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते? मैं आपको बताऊं, कई टेक्निकल ऐसे होते हैं कि उसके साथ हम फर्टिलाइजर यूज नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो उसका हमें दुष्प्रभाव मिलेगा देखने के लिए कहीं ना कहीं। कई जगह पे हमने ये देखा है कि डीएपी, नैनो डीएपी या नैनो यूरिया के साथ में उन लोगों ने उसको जो है फॉलियर स्प्रे किया, और आज देखा, और 3 दिन बाद जो है फसल जो है पूरी तरीके से जल गई, और किसान फिर भागे डोल रहे हैं कि उसने हमें नकली दवाई दे दी, या उसने ये दे दिया, उसने वो दे दिया। केमिस्ट शॉपों पे जो है मुकदमा ठोक रहे हैं, और कई लोग, ऐसी स्थिति बन गई है कि उपभोक्ता फोरम की शरण ले रहे हैं। लेकिन जो स्थितियाँ हैं वो, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो भी किसान लगा रहे हैं, जो भी केमिस्ट दे रहे हैं, दुकानदार दे रहे हैं, उसमें अपनी तरफ से कुछ न मिलाएं, पहली बात। दूसरी बात, यूरिया का अगर बहुत से किसान क्या करते हैं कि यूरिया ले लिया, उसको घोल बना लिया, उसकी स्प्रे करें, आलू पे कतई न करें। अगर ऐसा करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव मिलना ही मिलना है। अगर आपको यूरिया की स्प्रे करनी है तो आप नैनो यूरिया का ही करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप मिले हैं तो, क्योंकि सवाल तो दिमाग में उपज ही आते हैं। जैसे कि किसान क्या करते हैं कि जैसे कोई M45 है या कोई और भी प्रोडक्ट हैं, उनका फॉलियर स्प्रे कर रहे हैं ना, तो अच्छा वो तो कर देते हैं, लेकिन हमेशा सावधानियाँ नहीं बरत रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि किसी के टंकी लेके आए, या अब तो ऐसी टंकी चल रही हैं जो 1-1000 लीटर की हैं, जो मतलब 1 घंटे में ही जो प्रेशर मार देती हैं, या जो ड्रोन वाली तकनीक है तो उसमें वो कर देते हैं। अब किसानों को क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए? पहले तो जो डॉक्टर हो या केमिस्ट हो या दुकानदार का हो या जो भी हो, जो वो उस तरीके से बताए, पहले तो उस तरीके से। दूसरी बात, आप टंकी अगर अब तुम्हारे पास खुद की है तो आपको पता है कि हमने पहले इससे क्या लगाया था, कौन सा केमिकल हमने खेत में यूज किया था। फिर भी आप जितनी बार भी आप टंकी का यूज करें तो उसको अच्छी तरह
धो करके जब इस्तेमाल करें। धो करके एक बात आ रही है कि धोना पानी से है या गर्म पानी से या फिर किसी केमिकल से धोना है, क्योंकि केमिकल तो पहले से ही उसमें है। अगर केमिकल से धोएंगे, चाहे बायोकार्बोनेट हो या कोई और हो या नीला तोता, अगर उससे धोएंगे तो उसमें तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। ऐसा है, केमिकल में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। ये प्रॉब्लम आती है जैसे कि हमने कई बार पैराक्वाइड लगाई या ग्लाइफो लगाई, जैसे मेड़ पे घास मारने वाली होती है, इसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादातर देखने को मिलता है। और किसान फिर उसमें क्या है कि दुकान वाले की या दवाई की उसकी गलती बताता है। तो मैं यही करूँगा कि पूरी नली सहित पूरी टंकी को सादा पानी से धो, एक बार नहीं 3 बार धो उसको। उसमें कुछ खर्चा तो हो नहीं रहा है, अच्छी तरह साफ़ करके लाओगे तो आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और बात रही उसकी, आप बता रहे थे कि फर्टिलाइज़र लगाना है, कई केमिकल, कई मतलब फंजीसाइड ऐसे हैं, अगर आप उसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे तुरंत घोल फट जाएगा उसका। मैं इसी बात को तो ला रहा हूँ। आप कभी किसान भाई कभी भी लगाएं तो पहले तो केमिस्ट से बात करके लगाएं उसको, कैसे कैसे घोलना है, कैसे कैसे लगाना है। कुछ किसान क्या करते हैं, सारी दवाई ली, एक बाल्टी में करी और पानी मिलाया और कर दिया, घोल न फटेगा तो फट जाएगा उससे। ठीक है, हमेशा कभी भी केमिकल मिलाओ, अलग अलग मिलाओ, ज़्यादा पानी में मिलाओ उसको और फिर एक टंकी में उसको डालो। फिर भी उसको एक बार चेक करो कि ये हमारा कहीं घोल फटा तो नहीं है। अगर घोल फट गया है तो केमिस्ट से या दुकानदार से उससे संपर्क करो कि भाई हमारा घोल फट रहा है। उसको लगाए नहीं कभी घोल फटे को लगाएंगे तो नुकसान होगा ही होगा, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। कुल मिला के यह है कि टंकी का भी साफ़ सफाई विशेष ध्यान रखें और जो है टेक्निक का जब भी प्रयोग करें तो डॉक्टर्स या केमिस्ट से जो है सलाह जरूर लें। एक साथ कभी घोल को एक टंकी में ना डालें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान साथियों, ये थे मेरे साथ में कृषि विशेषज्ञ। खास तौर पर आप आलू विशेषज्ञ मान सकते हैं, क्योंकि इस समय पर इनका पूरा फोकस आलू की फसल पर ही केंद्रित होकर रहेगा, क्योंकि केमिस्ट जो है किसानों की लाखों रुपए का गट्ठर बांधकर अपने करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर रहे हैं और किसान इस समय पर आर्थिक चोट जो है नुकसान के रूप में उठा रहे हैं। फिलहाल किसान साथियों, वीडियो लंबी जरूर हुई होगी, लेकिन आपको आलू से संबंधित A to Z जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और वीडियो सभी दोस्तों के साथ शेयर अनिवार्य रूप से कीजिएगा, क्योंकि ऐसे विशेषज्ञ आपको कहीं नहीं मिलेंगे जो विशेष तौर पर खेतों में उतरकर किसानों के बीच में ये जानकारी दे रहे हैं कि इस तरीके से आप जो है इन दवाओं का इतने समय पर प्रयोग करें और एक अच्छा उत्पादन आलू की फसल से लें।